हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री यूनिक पर। आज के इस वीडियोज़ में हम बात करेंगे एग्रोनॉमी के इकाई 8 के बारे में। जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को विजिट करके पुराने वीडियोस देख लेंगे। वीडियोस पसंद आए तो उन्हें लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। और आप सभी लोग चैनल को शेयर कर दीजिएगा, जिससे अधिक से अधिक लोगों के पास यह पहुंच जाए और अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। इसमें पहला टॉपिक दिया है मृदा नमी की बाध्यताएं। इसमें सबसे पहले हम चर्चा कर लेंगे मीट्रिक क्षमता के बारे में। मीट्रिक क्षमता क्या है? तो पानी की कुल क्षमता जो मिट्टी प्रणाली के ठोस कोलाइडल मैट्रिक्स के लिए जिम्मेदार होती है, उसे हम मीट्रिक क्षमता कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कोशिका क्षमता। कोशिका क्षमता किसे कहते हैं? तो जिस ऊर्जा के साथ पानी मृदा के द्वारा धारण किया जाता है, उसे कोशिका क्षमता के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट है आपका रिसाव किसे कहते हैं? रिसाव के बारे में हम चर्चा कर लेंगे। यहाँ से आपका क्वेश्चन भी बनता रहता है, कई परीक्षाओं में बना हुआ क्वेश्चन है। पहला पॉइंट है आपका जल का नाला के द्वारा क्षैतिज प्रवाह को सीपेज कहा जाता है। जैसे अगर आप सिंचाई कर रहे हैं, नाली से पानी ले जा रहे हैं, तो नाली से जो पार्श्व गति में जल गति करता है पार्श्व में, तो उसे हम क्या कहते हैं? रिसाव कहते हैं। इंग्लिश में दिया हुआ है डाउनवर्ड एंड लैटरल मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू सॉइल फ्रॉम ए सोर्स ऑफ सप्लाई इज नोन एज सीपेज। यह आरपीएससी के एओ 2016 में देखिए पूछा भी गया है। नेक्स्ट है सिंचाई चैनल या नहर से पानी का नुकसान मुख्य रूप से रिसाव के कारण होता है। जो सिंचाई चैनल है, नहर है, उससे नुकसान किस रूप में होता है? तो रिसाव के रूप में ही नहर का पानी और चैनल का पानी नुकसान होता है। नेक्स्ट है आपका अंतःस्रवण परकोलेशन किसे कहते हैं? इसमें दिया है गुरुत्वाकर्षण के कारण जल द्वारा संतृप्त या लगभग संतृप्त होने वाली मृदा के माध्यम से पानी का नीचे जाना अंतःस्रवण कहलाता है। परकुलेशन का मतलब है आपका कैनाल है, तो कैनाल से डाउनवर्ड ये नीचे की तरफ जो जल जाता है उसे हम अंतःस्रवण कहते हैं। नेक्स्ट है आपका अंतःसरण। अंतःसरण और अंतःस्रवण में थोड़ा सा अंतर है, ये इसे इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बना हुआ है कई परीक्षाओं में, तो आप इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। इसमें पहला पॉइंट है मृदा की ऊपरी परत से पानी के नीचे प्रवेश को अंतःसरण कहा जाता है। जैसे इसमें क्या होता है परकुलेशन में होता है कि यह नीचे की तरफ मूवमेंट तो करता है, लेकिन क्या होता है कि एक परत तक ही यह पानी जा पाता है। लेकिन जो अंतःस्रवण है, तो इस परत के जब नीचे पानी जाता है तब इसे हम अंतःसरण या इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। यह असंतृप्त मृदा में होता है। नेक्स्ट की चर्चा करेंगे लीचिंग या निछालन। निछालन में पहला पॉइंट है पानी के साथ जल क्षेत्र से पोषक तत्वों एवं लवणों की अधोमुखी गति को लीचिंग कहा जाता है। यानी जो आपका इनफिल्ट्रेशन होता है, अगर इसके साथ साथ क्या जा रहा है, पोषक तत्व जा रहे हैं, लवण जा रहे हैं, तो उसे हम लीचिंग कहते हैं। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बना हुआ है, इसे आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है टॉपिक आपका संतृप्त क्षमता सैचुरेशन कैपेसिटी। तो इसमें पहला पॉइंट है जब मिट्टी के सभी छिद्रों को शून्य बार के तनाव तक पानी से भर दिया जाता है तो संतृप्त क्षमता के रूप में कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसे अधिकतम जल धारण क्षमता भी कहा जाता है। तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद जरूर रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो क्षेत्र क्षमता फील्ड कैपेसिटी के बारे में हम चर्चा करेंगे। फील्ड कैपेसिटी में पहला पॉइंट है खेत में सिंचाई के 2 से 3 दिनों के बाद एवं गुरुत्वाकर्षण जल के निकास के बाद मृदा में केशिकीय जल की मात्रा जो अपेक्षाकृत स्थिर हो गई है, उसे हम क्षेत्र क्षमता कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फील्ड क्षमता पर मृदा के बड़े छिद्र हवा से एवं सूक्ष्म छिद्र पानी से भरे होते हैं। बड़े छिद्र हवा से और सूक्ष्म छिद्र क्या होते हैं? पानी से भरे होते हैं। किस पर?
फील्ड क्षमता पर। नेक्स्ट है आपका, इसे पौधों को पानी की उपलब्धता की ऊपरी सीमा के रूप में माना जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें दिया है क्षेत्र क्षमता पर तनाव -0.1 से -0.33 या 1/3 तक होता है। किस तनाव पर आधारित होता है क्षेत्र क्षमता? तो 1/3 पर। नेक्स्ट पॉइंट है, यह प्रेशर प्लेट तंत्र की सहायता से निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका दिया है अस्थाई म्लान बिंदु PWP, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। तो इसे 1912 में ब्रिग्स और संताज द्वारा प्रस्तावित अवधारणा थी। यह अवधारणा जो है 1912 में ब्रिग्स एवं संताज द्वारा प्रस्तावित की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, इन्होंने एक संकेतक पौधे के रूप में बौना सूरजमुखी का उपयोग किया था। अस्थाई म्लान बिंदु को पर अध्ययन करने के लिए सूरजमुखी का प्रयोग इन्होंने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, मृदा नमी की मात्रा जिस पर पौधों को अब उनकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त नमी प्राप्त नहीं हो सकती है और जब तक मृदा में पानी नहीं डाला जाता है तब तक वे मुरझाए रहेंगे, यह अवस्था अस्थाई म्लान बिंदु कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह पौधों को उपलब्ध पानी की निचली सीमा है, यानी इससे अगर नीचे गया तो पौधा क्या हो जाएगा? पौधे की मृत्यु हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, यद्यपि पौधे मृत नहीं होते हैं लेकिन वे अब अस्थायी रूप से विकट स्थिति में और अगर पानी नहीं डाला जाता है तो वे मर जाते हैं। इसकी चर्चा हमने पहले किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, PWP पर मृदा नमी तनाव लगभग -15 बार या -1500 kPa रहता है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है, इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है म्लान गुणांक विल्टिंग कोफिशिएंट। तो इसमें दिया है पौधों के अस्थायी म्लान पर जड़ क्षेत्र में नमी के प्रतिशत को म्लान गुणांक या महत्वपूर्ण नमी बिंदु कहा जाता है। उपलब्ध पानी अगला टॉपिक है आपका। इसमें पहला पॉइंट दिया है, वेहिमेयर और हेनरिक्सन द्वारा उपलब्ध जल की अवधारणा 1981 में दी गई। नेक्स्ट पॉइंट है, यह अधिकतम पौधों के उपयोग के लिए उपलब्ध मृदा नमी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, यह फील्ड कैपेसिटी से PWP के बीच तक का केशिका पानी का हिस्सा है, यानी तनाव -0.3 से -15 बार तक रहता है। यहाँ से तो अभी तक क्वेश्चन नहीं बना है। नेक्स्ट है आपका अंतिम म्लान बिंदु, अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट। यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इसमें पॉइंट है, नमी की मात्रा जिस पर म्लान पूरी होती है तथा पौधा मर जाता है, इस अवस्था को अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। अंतिम म्लान बिंदु में मिट्टी की नमी का तनाव -60 बार हो जाता है। यह भी पूछा गया है, तनाव भी पूछा गया है। तो ये आपका दोनों का दोनों इंपॉर्टेंट रहेगा पॉइंट। नेक्स्ट है पीएच के बारे में हम चर्चा कर लेंगे। तो पीएच में पहला पॉइंट दिया है, पीएच शब्द ESPL सोरेनसन द्वारा 1909 में दिया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी परीक्षाओं में कई बार क्वेश्चन बना हुआ है। नेक्स्ट है, यह हाइड्रोजन आयन गतिविधि के ऋणात्मक लवगणक के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो यह परिभाषा भी कई बार पूछा गया है और यह खोज भी पूछा गया है। और इसका नेक्स्ट पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, पीएच मान बराबर log 1 ब्रैकेट में H+। और पीएच मान का रेंज कितना होता है? तो 0 से 14, यानी 0, 1, 2, 3, 4 करके 14 तक इसमें गिनती होती है। और अम्लीय होती है 7 से कम। अगर रीडिंग जो है पीएच स्केल का रीडिंग 7 से कम है तो मृदा क्या होगी? अम्लीय होगी। और जो 7 पर होता है उसे तटस्थ या न्यूट्रल के रूप में कहते हैं। नेक्स्ट है क्षारीय। नेक्स्ट टॉपिक है क्षारीय बिंदु है। क्षारीय या बेसिक किस पर होता है? तो 7 से अधिक जब होता है तो हम उसे क्षारीय मृदा का नाम देते हैं। एक इसका जो है पूरा का पूरा पॉइंट जितना दिया है सब का सब इम्पॉर्टेंट है, इसे आप
अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है पीएफ, यह भी आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता रहता है। इसमें पहला पॉइंट है, इसे शॉफील्ड 1935 द्वारा परिभाषित किया गया है। यह अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन नेक्स्ट पॉइंट आपका पूछा गया है। आवश्यक सक्शन देने के लिए पानी के कॉलम की सेंटीमीटर ऊंचाई का लघुगणक है। यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, सेंटीमीटर पानी में व्यक्त किया गया, सेंटीमीटर ब्रैकेट में है, सेंटीमीटर में मुक्त जल स्तर से ऊपर पानी के स्तंभ की ऊंचाई के आधार पर सेंटीमीटर पानी में व्यक्त किया जाता है इसे। चलिए देख लेते हैं कि मिट्टी की स्थिति क्या है, पीएफ मान क्या है और दबाव कितना होता है। तो संतृप्त मृदा है अगर, तो पीएफ मान उसका 0 होगा और दबाव एटीएम या बार में 0.001 होगा। नेक्स्ट की चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है क्षेत्र क्षमता, फील्ड कैपेसिटी पर कितना होता है, तो 2.53 पीएफ होता है और 1/3 इसका वायुमंडलीय दबाव होता है। नेक्स्ट है अस्थाई मिलान बिंदु, किस पर होता है, तो 4.18 पीएफ पर और 15 वायुमंडलीय दबाव पर होता है। नेक्स्ट है हाइग्रोस्कोपिक बिंदु, यह 4.50 पीएफ पर और 31 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होता है। नेक्स्ट दिया है ओवन की सूखी मिट्टी, यह 7 पीएफ और 10,000 दबाव यानी एटीएम या बार में होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में होता है। नेक्स्ट है पीई गिवन बाय सीलेन और इसमें पॉइंट दिया है, यह इलेक्ट्रॉन गतिविधि का ऋणात्मक लघुगणक है। पी बराबर EH अपान 0.0591 इसका सूत्र है और यह ऑक्सीकरण अपघटन की तीव्रता को मापता है। यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं बना है अभी तक, लेकिन बन सकता है। नेक्स्ट है मिट्टी की नमी का मापन। मिट्टी की नमी का मापन अगर हम अप्रत्यक्ष विधि से करते हैं तो यह तनाव के आधार पर किया जाता है, जिसमें पहला आपका दिया है, पहला प्रकार कैसे किया जाता है अप्रत्यक्ष विधि से, तो इसमें टेंसियोमीटर या ईरोमीटर के द्वारा किया जाता है। इसमें पहला पॉइंट दिया है, यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि इसका तनाव मिट्टी में नमी की मात्रा कम होने पर बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है टेंसियोमीटर 0 से 0.85 बार यानी 1 बार से कम तनाव तक मृदा नमी के प्रति संवेदनशील होता है। यह पॉइंट आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है और ये टेंसियोमीटर तो इम्पॉर्टेंट है ही आपका, यहाँ पर कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न बना हुआ है। नेक्स्ट है आपका, यह बालू मृदा में क्षेत्र क्षमता या इसके नीचे मृदा नमी होने पर उपयुक्त है, जहां अधिकांश नमी एक बार के तनाव के नीचे उपलब्ध होता है। तो यहाँ से जैसे बलुई मृदा में भी पूछा गया है कि किसमें किया जाता है। नेक्स्ट है यह क्ले मिट्टी के लिए उपयुक्त नहीं है। यह पॉइंट भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी पूछा गया है कि किस मिट्टी के लिए यह उपयुक्त नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अक्सर सिंचित फसलों में सिंचाई के लिए टेंसियोमीटर बहुत उपयोगी होता है। ये था टेंसियोमीटर के बारे में हमने चर्चा किया। नेक्स्ट है विद्युत प्रतिरोध या बायोसियस नमी मीटर या जिप्सम ब्लॉक, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें पहला पॉइंट दिया है जिप्सम ब्लॉक, जिप्सम फाइबर ग्लास आदि से बने कंटेनर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि नमी की मात्रा में कमी के साथ विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, क्षेत्र क्षमता पर बिजली चालकता का कम प्रतिरोध एवं PWP पर उच्च प्रतिरोध के आधार पर मृदा में काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करेंगे, जिप्सम ब्लॉक शुष्क मृदा में संतोषजनक प्रदर्शन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करेंगे तो यह लवड़ी मिट्टी के लिए उपयुक्त नहीं होता है, क्योंकि मिट्टी में नमक चालकता बढ़ाता है। यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन परीक्षा में बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका उपयोग 0 से 15 बार तक मिट्टी की नमी के तनाव को मापने और लंबे अंतराल से फसलों की सिंचाई करने के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रॉन नमी मीटर। न्यूट्रॉन नमी मीटर जो होती है इसके बारे में चर्चा करेंगे।
पहला पॉइंट है खेत की एक इकाई मात्रा में मौजूद H प्लस नाभिक की संख्या की माप के आधार पर मृदा के विस्तृत आकार या इंसिटू मृदा नमी माप के लिए इस्तेमाल की जाने वाली रैपिड विधि होती है न्यूट्रॉन नमी मीटर। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, मृदा में नमी ज्यादा होने पर अपर न्यूट्रॉन की संख्या अधिक होती है। अगला पॉइंट है, यह वर्तमान में मृदा नमी में परिवर्तन की मात्रा के आकलन के लिए उपलब्ध सर्वोत्तम विधि होती है। यह ARS के एग्जाम 2005 में पूछा गया है, तो यह भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, कभी भी किसी परीक्षा में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है प्रेशर मेम्ब्रेन एवं प्रेशर प्लेट तंत्र एपार्टस क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला पॉइंट इसका दिया है, इसका उपयोग मृदा नमी वैभव के प्रयोगशाला माप के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, आमतौर पर विभिन्न तत्वों पर विभिन्न दबावों पर क्षेत्र क्षमता FC फील्ड कैपेसिटी या PWP परमानेंट विल्टिंग पॉइंट एवं नमी की मात्रा का आकलन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह मृदा नमी के तनाव 0 से लेकर 15 बार तक मापने के लिए उपयुक्त होता है। नेक्स्ट है, मिट्टी की नमी की विशेषता वक्र के द्वारा अगर हम मृदा नमी की माप करें तो इसमें क्या होता है, इसमें पहला पॉइंट दिया है, यह नमी की ऊर्जा स्थिति यानी तनाव एवं मृदा में नमी की मात्रा के बीच संबंध दिखाने वाला वक्र होता है। तो इसकी विशेषता क्या है, मिट्टी की नमी की विशेषता वक्र, इसमें होता है पहला पॉइंट, रेतीली मिट्टी के लिए क्या होता है, यल आकार का वक्र बनता है, जबकि क्ले मिट्टी के लिए आई आकार लगभग एक सीधी रेखा का वक्र बनता है। तो वक्र के द्वारा हम नमी की जांच कर सकते हैं कि मृदा में कितनी नमी है। नेक्स्ट है आपका वाष्पोत्सर्जन, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बना हुआ है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग भी जानते हैं, यहाँ से आप का क्वेश्चन बन सकता है। अगला पॉइंट है इसका, किसी विशेष क्षेत्र में निर्दिष्ट समय के दौरान फसल द्वारा उत्सर्जन एवं मृदा की सतह से वाष्पीकरण के कारण पानी की कुल मात्रा जो उड़ जाती है वह वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल नुकसान कहलाता है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट पॉइंट भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें है पौधों को दिए गए कुल जल का लगभग 99% भाग वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा काम में लिया जाता है। इसे भी आप लोग याद रखे रहिएगा क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बना हुआ है। नेक्स्ट है संभावित वाष्पोत्सर्जन PET, इसका पहला पॉइंट है, यह अवधारणा थॉर्नवेट 1948 द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, PET तब होता है जब जमीन पूरी तरह से सक्रिय रूप से बढ़ती वनस्पति से ढके हुए हो एवं मृदा नमी की कमी नहीं हो। अगला पॉइंट दिया है पेट PET किसी प्रदत्त जलवायु में फसल के लिए ET की ऊपरी सीमा है। ये था संभावित वाष्पोत्सर्जन। अब हम वाष्पोत्सर्जन का मापन कैसे करते हैं, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बना हुआ है। पहला पॉइंट इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाइसीमीटर। वाष्पोत्सर्जन का मापन किससे किया जाता है, लाइसीमीटर से किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें पानी के नुकसान एवं लाभ को मापने के लिए एक फसल क्षेत्र में स्थापित बड़े कंटेनरों में फसलों को लगाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, वाष्पोत्सर्जन एवं लीचिंग द्वारा जल के नुकसान को लाइसीमीटर द्वारा मापा जाता है, इसकी चर्चा हमने किया है। अगला पॉइंट है मृदा नमी की कमी का अध्ययन। तो मृदा नमी की कमी कैसे निकाला जाता है, तो मृदा की नमी की कमी D बराबर FC माइनस PWP गुणे D डॉट इंटू DB, जहाँ पे FC बराबर फील्ड क्षमता, PWP बराबर अस्थायी म्लान बिंदु और D बराबर गहराई और DB बराबर स्थूल घनत्व और C वाष्पोत्सर्जन को वाष्पीकरण आंकड़े द्वारा मापा जा सकता है। वाष्पोत्सर्जन को और किसके द्वारा मापा जा सकता है, तो वाष्पीकरण आंकड़े द्वारा मापा जा सकता है। इसमें पहला दिया हुआ है USWB वर्ग A ओपन पैन एवेपोरीमीटर से भी मापा जाता है। इसमें पहला पॉइंट है, यह सबसे अधिक व्यापक रूप से सस्य एग्रो मौसम विज्ञान वेधशालाओं द्वारा उपयोग की जाने वाली वाष्पीकरणीय विधि है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें 25 सेंटीमीटर की गहराई के साथ 120 सेंटीमीटर का व्यास होता है और यह 20 सेंटीमीटर तक पानी से भरा रहता है।
और इसे सफ़ेद रंग से रंगा जाता है, जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका। नेक्स्ट पॉइंट है वाष्पीकरण को मिलीमीटर प्रतिदिन के रूप में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट दिया है, अगला है संकेन स्क्रीन वाष्पीकरण यंत्र द्वारा कैसे मापा जाता है। इसमें पहला पॉइंट है, यह शर्मा और दास्तानी द्वारा 1968 में विकसित किया गया था। इसका अगला पॉइंट है, इसका उपयोग क्षेत्र की परिस्थितियों में वाष्पोत्सर्जन को मापने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो क्षेत्र की परिस्थितियों में वाष्पोत्सर्जन को मापने के लिए किया जाता है, यानी डायरेक्ट खेत में। नेक्स्ट पॉइंट है, यह PET/ET अनुपात का निर्धारण है, जो उनके अनुसार 0.95 से 1.05 तक भिन्न हो सकता है। नेक्स्ट दिया है पोर्टेबल वाष्पीकरण यंत्र। इसमें पहला पॉइंट दिया है, इसे इजराइल में 1984 में विकसित किया गया था, ताकि बहुत कम समय के लिए वाष्पीकरण को मापा जा सके। अगर थोड़े समय में भी वाष्पीकरण हो रहा है तो हम किसके द्वारा माप सकते हैं, पोर्टेबल वाष्पीकरण यंत्र द्वारा माप सकते हैं। अगला टॉपिक है आपका पानी का उचित उपयोग, कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर। यहाँ से क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में बना हुआ है। तो इसका पहला पॉइंट, इसका उपयोग वाष्पोत्सर्जन के कारण होने वाले जल के नुकसानों एवं पौधों द्वारा इसके चयापचय गतिविधियों के लिए उपयोग किए जाने वाले पानी को सम्मिलित किया जाता है। यहाँ से जो आपका परिभाषा दिया हुआ है, यह कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है, Cu बराबर ET प्लस पौधों की चयापचय गतिविधियों में उपयोग किए गए जल की मात्रा, यह सूत्र के रूप में इसी परिभाषा को दिया गया है। नेक्स्ट है, वाष्पोत्सर्जन के कारण पौधे में लगभग 99% पानी का नुकसान होता है, जबकि पौधे की वास्तविक चयापचय की प्रक्रिया में 1% पानी का उपयोग किया जाता है। इसे भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपका काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। अब PET या ET अर्थात वाष्पोत्सर्जन को ज्ञात करने की विधि कौन कौन सी है। तो वाष्पोत्सर्जन को ज्ञात करने की विधि पहली है पेनमन विधि। पेनमन विधि में पहला पॉइंट दिया है, मुक्त पानी की सतह से वाष्पीकरण का आकलन करने के लिए पेनमन ने 1950 में यह विधि विकसित की थी, जिसका नाम इन्हीं के नाम पर रख दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपैरेशन का सबसे सटीक अनुमान लगाता है। और नेक्स्ट पॉइंट दिया है, यह ET के लिए यानी वाष्पोत्सर्जन के लिए जिम्मेदार सभी मौसमी संबंधी मापदंडों का उपयोग भी करता है। नेक्स्ट विधि है जल उपयोग दक्षता, वाटर यूज इफिशियंसी। यह वाष्पोत्सर्जन में उपयोग की जाने वाली पानी की प्रति यूनिट उत्पादित एक विपणन योग्य फसल की उपज है। यह आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और पॉइंट भी, इसे आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, आगे की परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, क्योंकि पिछले कई परीक्षाओं में इसे पूछा गया है। नेक्स्ट है, या WUE बराबर प्रति इकाई शुष्क पदार्थ उत्पादित करने के लिए उपयोग किए गए पानी की मात्रा है। इसे किलो प्रति हेक्टेयर मिलीमीटर के रूप में व्यक्त किया जाता है। जल उपयोग दक्षता दो प्रकार की होती है। तो पहला क्या है, फसल जल उपयोग क्षमता। फसल जल उपयोग दक्षता क्या है, इसमें पहला पॉइंट की चर्चा करेंगे। यह वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में फसल द्वारा नष्ट किए गए पानी की मात्रा एवं फसल की उपज का अनुपात है। यानी अगर आप फसल जो लगाएं, फसल द्वारा जो जल लिया जा रहा है और जल का उत्सर्जन किया जा रहा है, उसका और उसके द्वारा जो उपज हुआ है उसका अनुपात ही क्या कहलाता है, फसल जल उपयोग दक्षता कहलाता है। नेक्स्ट में सूत्र दिया है आपका, फसल जल उपयोग दक्षता बराबर उपज अपान वाष्पोत्सर्जन। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है WUE क्रापा बराबर इल्ड अपान ET। यह सूत्र याद रखिएगा, क्योंकि यह सूत्र ही कई बार पूछ लिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है फील्ड जल उपयोग दक्षता। जल उपयोग दक्षता का दूसरा प्रकार है। इसमें पहला पॉइंट दिया है, यह खेत में फसल के लिए उपयोग किए जाने वाले पानी की कुल आवश्यक मात्रा एवं फसल की उपज का अनुपात होता है। सूत्र है खेत जल उपयोग दक्षता बराबर उपज अपान जलमार्ग, या WUE फील्ड
बराबर Y/WR। Y बराबर क्या होता है, यील्ड होता है, WR जलमांग या वाटर रिक्वायरमेंट होता है। यह दोनों के दोनों आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ से इसका भी सूत्र, इसका भी सूत्र आप नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट दिया है प्रमुख फसलों की जल उपयोग दक्षता। तो प्रमुख फसल है और उसकी जल उपयोग दक्षता दिया हुआ है, इसकी चर्चा हम कर लेंगे। तो प्रमुख फसलों की जल उपयोग दक्षता में पहला फसल है रागी। रागी का क्या होता है, WUE वाटर यूज इफिशियंसी तो 13.4 होता है किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मिलीमीटर में। तो यह सबसे अधिक होता है किस फसल का, रागी का। नेक्स्ट है गेहूं। गेहूं का जो वाटर यूज इफिशियंसी होता है वह 12.6 होता है। नेक्स्ट है मूंगफली। मूंगफली का 9.2 वाटर यूज इफिशियंसी होता है। नेक्स्ट फसल है आपका ज्वार। ज्वार की वाटर यूज इफिशियंसी 9 होती है। और बाजरा मक्के की फसल में वाटर यूज इफिशियंसी 8 होती है। नेक्स्ट फसल है चावल। चावल का वाटर यूज इफिशियंसी 3.7 होता है, जो कि सभी फसलों से कम होती है। सभी फसलों से अधिक रागी में और सभी फसलों से कम चावल में होती है। इसको आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, कभी भी किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट यूनिट 8 के चर्चा में। आज के लिए धन्यवाद।